अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक तरफ आलमी मंजरनामे के ऊपर जंग छिड़ चुकी है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही कतर की जानिब से इजराइल को जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कतर को इस वक्त डबल गेम का निशाना बनाया गया है। एक तरफ अमरीका ने उसको धोखा दिया है तो दूसरी जानिब इजराइल ने भी उसको धोखा दिया है, जिसकी वो मदद कर रहा था, जिसके लिए वो मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था। और वहीं पर पाकिस्तान ने एंट्री मारी है। पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ आलमी दरवाजा खटखटा दिया है और दो और मुमालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जिनकी जानिब से एक दरखास्त दायर की गई है। और उसी के साथ एक और बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि इस वक्त सेंट्रल एशिया के अंदर पाकिस्तान ने चंद बड़े मुमालिक के साथ मिलकर फौजी मशकें भी शुरू कर दी हैं। इटर्नल ब्रदरहुड के नाम से ये जो मशकें शुरू की गई हैं, इनका क्या मकसद है और ये किन किन मुमालिक ने शुरू की हैं, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और आपको एक और तब्दीली भी बताएंगे जो कि आलमी मंजरनामे पे हुई है। नेपाल की गवर्नमेंट जो गिर चुकी है, उससे बहुत सी चीजें क्रिस्टल क्लियर होकर हमारे सामने आ चुकी हैं और इससे बहुत से मुमालिक को सबक भी मिल चुका है। वहीं पर बहुत से तनाज़ात भी जन्म ले चुके हैं। क्या वाकई जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रा, उसका इसके अंदर कोई किरदार था, या फिर जो आर्मी चीफ इस वक्त नेपाल की हुकूमत को संभाल बैठे हैं, तमाम तर चार्ज संभाल बैठे हैं, उनका भारत के साथ क्या ताल्लुक था? ये तमाम तर सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, कतर और इजराइल का जो मामला है वो अब शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कतर के ऊपर जो हमला किया गया वो टोटली अनएक्सपेक्टेड था, कोई सोच भी नहीं सकता था। ना सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने क्या सोच रहा है, अरब मुमालिक में से भी कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कतर को भी कभी निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि कतर वो मुल्क है जो कि हमेशा सर तस्लीम खम करके रखता है और इजराइल के साथ ताल्लुकात को हमेशा उसने इस्तेवार रखा। इजराइल के कहने पर उसने जो फलस्तीनी तंजीम है उसके बाशिंदों को अपने मुल्क से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या मिला? उसके ऊपर स्ट्राइक्स की गई हैं और ये बताया जा रहा है कि करीब 15 के करीब जो जहाज हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है। और आप यूं कह लीजिए कि चंद सेकंड्स के वक्फे से 10 से ज़ायद हमले जो हैं वो उसके ऊपर कर दिए गए हैं। इसके बावजूद कि वो अपने मुल्क के अंदर अमेरिका को पनाह देते हैं, अपने मुल्क को अमेरिका क्या आप यूं कह लीजिए कि जंगी अड्डा बना देते हैं, फौजी अड्डा वहां पर अमेरिका का मौजूद है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल जो है वो नामुमकिन सी बात लगती थी कल से पहले तक, जब तक ये हमला नहीं हुआ था, कि इजराइल भी कभी कतर के खिलाफ जा सकता है, उसके ऊपर हमला कर सकता है, या फिर अमेरिका भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन आज ये सवालात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अल उदैद एयरबेस जिसके ऊपर ईरान ने भी हमला किया था, वो कतर की एक ऐसी एयरबेस है जिसके बाद अमेरिका इस बात पर बाउंड हो जाता है कि कतर के ऊपर हमला अमेरिका के ऊपर हमला है। जब आप किसी भी मुल्क को अपना फौजी अड्डा देते हैं तो उसके बाद आपका ये उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये जो फौजी अड्डा है इसको देने के बदले में आप लोग हमें सिक्योरिटी दोगे, आप लोग श्योरिटी दोगे कि हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, और खासकर आपकी जानिब से हमला नहीं होगा, पूरी दुनिया में से कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसका जवाब आप लोग दोगे। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, क्या अमेरिका कतर के लिए इजराइल को जवाब देगा? तो ये नामुमकिन सी बात है कि कतर के लिए वो इजराइल से लड़ जाए। और अब की बार लगता यह है कि कतर के साथ डबल गेम हुई है। एक तरफ इजराइल जो है वो ये कह रहा है कि इसके अंदर किसी और का किरदार नहीं है, ये हमला अपने आप जो है वो हमने किया है और अपने बलबूते के ऊपर किया है। लेकिन ये बात भी जो है वो समझ में नहीं आती है, क्योंकि आज तक जो इजराइल है उसने अपने वाले साहब के बगैर कभी कोई हमला नहीं किया, और अगर हमला किया भी है तो वो नाकाम ही हुआ है, और अब ये वाला हमला जो है वो भी नाकाम होता हुआ ही नजर आ रहा है। लेकिन अमेरिका का जो इसके अंदर किरदार है वो बहुत ज्यादा मशकूक है। अमेरिका की जानिब से बयान सामने आया कि हमने पेश की इतला जो है वो कतर को कर दी थी कि ये हमला आप लोगों के ऊपर होने वाला है, और जैसे ही हमला हो गया और कतर की गवर्नमेंट फिर कहती है कि 10 मिनट के बाद हमें अमेरिका की जानिब से ये इतलात मौसूल हुई कि आपके ऊपर जो है वो ये हमला हो चुका है। मतलब उनको पहले पता लग गया था, उनको पता था, लेकिन उसके बावजूद फिर कतर की गवर्नमेंट कहती है कि हमें नहीं बताया गया। तो इसके बाद फिर कतर की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि आपको जो है वो कह रहे हैं कि बताया था, आप लोग कह रहे हो नहीं बताया था। तो ये आपका किरदार जो है वो मशकूक हो रहा है। शायद हो सकता है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर कतर की तमाम तर जो इमेज है उसको शेडी करने के लिए ये तमाम तर काम किया हो। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि कतर, अमेरिका, इजराइल के साथ साथ दो और मुमालिक हैं जिनका तस्करा किया जा रहा है, और वो हैं सऊदी अरब और उर्दन। ये दोनों मुमालिक जब भी मशरिक वुस्ता के अंदर कोई भी हमला होता है तो खबरों की जीनत बन जाते हैं, खबरों के अंदर आ जाते हैं। क्यों आते हैं? इनकी गद्दारी की वजह से आते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि ये दो गद्दार मुल्क हैं जिन्होंने इस तमाम तर हमले की जो फैसिलिटेशन
ऑपरेशन है वो की है, और उसके अंदर फिर सऊदी अरब की जो एयर स्पेस है उसके इस्तेमाल होने की जो इतलात हैं वो आ रही हैं कि सऊदी अरब की जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल करके इजराइल ने कतर के ऊपर जो स्ट्राइक्स हैं वो की हैं। उसके बाद उर्दन जो कि हमेशा इस्तेमाल होता है, अब उसके हवाले से जो भी शक है वो बाकी रह नहीं गया कि उसकी एयर स्पेस है जो वो इस्तेमाल नहीं होगी, क्योंकि वो इजराइल के साथ ही है और उसकी मजबूरी भी है, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर जो तनकीद है वो की जाती है। आल दो अब तो ये उनसे उम्मीद लगाना भी बेकार है कि वो कभी भी इजराइल के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि आज से कोई निस्फ सदी पहले चले जाए तो शायद उन्होंने कभी स्टैंड लिया हो इजराइल के खिलाफ, लेकिन उसके बाद उनको ये सबक मिल चुका है कि हम लोग उसके खिलाफ जो है वो खड़े नहीं हो सकते। लेकिन सवाल यह है कि आज नहीं तो कब? अगर कतर को निशाना बनाया जा सकता है तो क्या सऊदी अरब महफूज है? सऊदी अरब ने अगर अमेरिका को एयरबेस दे दिया है तो वो समझते हैं कि हमारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त हो गया, हमारे पास पैट्रियट जो डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद हैं। लेकिन ये तमाम तर दिफाई निज़ाम जो है वो तो कतर के अंदर भी लगे हुए थे, और उनकी जो अल उदैद एयरबेस है वो बड़ी मशहूर एयरबेस है, अमेरिका की एक बहुत बड़ी जो एयरबेस है वो समझी जाती है मशरिक वुस्ता के अंदर। लेकिन अगर वहां के अमेरिकी जो दिफाई निज़ाम है वो नकारा हो गए तो फिर आप सोचिए कि सऊदी अरब क्या महफूज है? कल को इजराइल जो है वो सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो क्या जो अमेरिकी एयरबेस है वहां से उनको इंटरसेप्ट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। उसके अलावा जो दीगर ममालिक हैं, इजिप्ट है, इधर के जितने ममालिक हैं, अरब ममालिक, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि भाई अगर कतर तो फिर आप भी महफूज नहीं है। अब की बारी जो है वो कतर की थी तो अगली बारी आपकी है। इसके बाद फिर किसी और मुल्क ने तो इस तरह खास कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दिया है। तमाम तर मजम्मतें सामने आई हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ने सबसे पहले कॉल करके जो है वो मजम्मत की थी, और उसके बाद अब क्या हुआ है, पाकिस्तान ने सोमालिया और अलजायर के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दरख्वास्त दायर करती है कि सलामती कौंसिल का जो इजलास है वो बुलाया जाए, और उसके अंदर जो गैर एलानिया जारहियत इजराइल की जानिब से शुरू कर दी गई है उसका जवाब दिया जाए, उनके खिलाफ जो एक्शन है वो लिया जाए, क्योंकि पर्पस तो सलामती कौंसिल का यही है कि अमन बरकरार रहे, और अमन की राह में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो इजराइल बना हुआ है। आप सोचिए कि कतर जो कि मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा था, एक सालसी का किरदार अदा कर रहा था, अब शायद वो भी ना करे। अब इनको नजर आ रहा था कि हर जो शराइत हैं हमारी वो मानी जा रही हैं और बात जो है वो सुलह सफाई की तरफ जा रही है, और अगर अमन हो गया तो फिर हमें गजा से निकलना पड़ेगा, और गजा से हम निकल गए तो फिर हमें ये जारहियत का मौका नहीं मिलेगा। और अब इस सारे प्रोसीजर को सबूताज करने के लिए इन्होंने ये तमाम तर कार्रवाई की है, आल दो ये नाकाम रहे हैं, और जो फ़लस्तीनी तंजीम है जिनके रहनुमाओं को इन्होंने निशाना बनाने का दावा किया है वो भी अब क्लेम कर रहे हैं कि भाई वो तमाम के तमाम जो है वो महफूज हैं, और इसका सबूत जो है वो इजरायली सफ़ीर जो कि अमेरिका के अंदर तैनात हैं उन्होंने भी कर दिया है, और उन्होंने भी ये कह दिया है कि अगर हमारा जो हमला है वो नाकाम हो चुका है और हमारे जो टारगेट्स हैं वो मिस हो चुके हैं तो हम लोग एक और हमला करेंगे। तो उसके लिए जो तमाम तर तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। अब ये कतर के ऊपर हमला जो है वो इसलिए खबर बन गया क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन इसी तरह के जो हमले हैं वो रोजाना किए जाते हैं, लुबनान के ऊपर, यमन के ऊपर और फ़लस्तीन के अंदर, उनके ऊपर जो है वो कोई भी बातचीत अब होती नहीं है क्योंकि वो एक नॉर्मल चीज़ बन चुकी है, उसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। तो ये जो हमला है इसके बाद तो वाकई ये जो अरब ममालिक हैं इनके लिए जो है ये एक अलार्मिंग सूरत हाल बन जाएगी, और इसके ऊपर इनको जो है वो सोचना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बात करें तो एक और बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो नेपाल के अंदर हुई। आप सबको अब तक पता होगा कि किस तरह से जेनजीज ने सड़कों पे आके अपना हक हासिल किया है। वो जेनजीज जिनको आज की जो हमारी पुरानी पौध है वो सीरियस नहीं लेती है, वो समझती है कि ये इनको क्या पता है, ये तो आपको कह लीजिए कि नॉन सीरियस लोग हैं, नई नस्ल है और ये अपने हक लेना नहीं जानती है। तो बर्गर बच्चे हैं, उन्हीं बर्गर बच्चों ने नेपाल की ना सिर्फ हुकूमत उल्टाई है बल्कि उनके जो वज़ीर आज़म हैं उनको फरार होने पर भी मजबूर कर दिया है। अब नेपाल वालों ने जो किया है उससे एक बात जो है वो तो वाज़े हो जाती है कि ये जो जेनजी है कैन नॉट लिव विदाउट सोशल मीडिया। और आप देखिए कि तमाम तर जो चिंगारियां पड़ी हुई थी करप्शन की, बदउनवानी की और दीगर, उनको जो भड़काया वो सोशल मीडिया बैन ने भड़काया। सब कुछ बर्दाश्त करती रही ये तमाम तर जो नस्ल थी, लेकिन जब बात आई सोशल मीडिया बैन के ऊपर तो ये लोग सड़कों पे आ गए और इन्होंने वो तमाम तर चिंगारियां जो हल्की हल्की सुलग रही थी उनको एक आग के अंदर तब्दील कर दिया। और जब वो शोले जले हैं तो वो नेपाल को जला गए हैं और उसके अंदर फिर उनकी जो पार्लियामेंट है वो भी जलती हुई नजर आई, उनके वज़रा के जो घर हैं वो भी जलते हुए नजर आए और उनके जो वज़ीर आज़म की अहलियाँ हैं वो भी जिंदा जलने की उनकी इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं। लेकिन अब नेपाल वालों के इस अमल से जो इर्द गिर्द वाले ममालिक हैं उनके कान खड़े हो चुके हैं, जो कि सोशल मीडिया को बैन करके समझते हैं कि हम लोग ये तमाम तर जो तहरीकें हैं उनकी
के ऊपर काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये बात जो है वो साबित कर दी है जेन ज़ीस ने अपनी कुर्बानियां दे के 20 से ज़ायद जो अफराद हैं वो हलाक हो गए, 500 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हुए और वज़ीर आज़म जो हैं वो भाग निकले इसके बावजूद। और ये भी बताया जाता है कि डायरेक्टली हेडशॉट किया गया। जब आर्मी सड़कों पे आई है तो उन्होंने हेडशॉट करके स्टूडेंट्स को जो है वो रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद नहीं रुके। जब खौफ के बुत टूट जाया करते हैं, जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाया करता है, तो तब ये सूरत हाल जो है वो हमें देखने को मिलती है और वो हो चुका है। अब इसके ऊपर जो भारत है उसका अपना एक अलग से स्टांस है। वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये दे रहे हैं कि CIA ने सब कुछ करवाया है और हमारा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि भारत के ऊपर भी इस वक्त इल्ज़ाम जो है वो आयद किया जा रहा है कि भारत ने इस तमाम तर आग को हवा दी है, क्योंकि रिसेंटली जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसके अंदर भारत को लेकर जो है वो सेंटिमेंट्स कुछ ठीक नहीं थे। एंटी इंडिया गवर्नमेंट समझी जाती थी और जो उनके वज़ीर आज़म इस वक्त फरार हो चुके हैं, उनकी मोदी के साथ मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये मुलाकात जो है वो कुछ अच्छी नहीं रही है। अब जो नेपाल के वज़ीर आज़म हैं उनके इस्तीफे के पीछे बताया जाता है कि जो उनके आर्मी चीफ हैं उनका हाथ है, और आर्मी चीफ जिनका नाम जनरल अशोक है उनके कहने पर यह इस्तीफ़ा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एहतजाज को देख लिया और उसके बाद उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को कह दिया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं ये तमाम तर कंट्रोल संभालूं तो उसके लिए आपका इस्तीफ़ा जो है वो लाजमी है। और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आर्मी चीफ हैं वो प्रो इंडियन हैं और इनके जो रवाबित हैं वो इंडिया के साथ ठीक हैं, और इन्होंने जो है वो एक किरदार जो है वो अपना अदा किया इस तमाम तर जो सूरत हाल ख़राब हुई है और इस तमाम तर टर्मोइल के अंदर। और उसके बाद ही जो नेपाली गवर्नमेंट है उसको घर जाना पड़ा। जहां पर यह खबर सामने आ रही है वहीं पर एक बहुत बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से भी सामने आ रही है, और उसके अंदर यह है कि तुर्की, कतर, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान इन तमाम ने मिलकर इटर्नल ब्रदरहुड के नाम से एक कसीरुल मुल्की फौजी मशकें जो हैं वो शुरू कर दी हैं। पिछले साल इसका ऐलान किया गया था और अब मंगल के रोज़ ये शुरू हुई हैं। अगले 2 हफ्ते तक ये जारी रहेंगी और इन मशकों के अंदर क्या होगा, बख्तरबंद जो गाड़ियाँ हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, जो आर्मी एविएशंस है उनका मुजाहिरा होगा, जो UAVs हैं, ड्रोन्स हैं, उनका जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। और इनका जो मकसद है वो खुसूसी अफवाज के दरमियान तजुर्बात का जो तबादला है वो है, और जिसके अंदर बताया जाता है कि जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है वो भी हिस्सा लेगा। और इसके बाद शूटिंग होगी, पैराशूटिंग होगी, स्नाइपर सरगर्मियाँ होंगी और आबादी वाले इलाकों को दुश्मन से क्लियर करने के लिए तरबियत है वो भी दी जाएगी। और ये जो इटर्नल ब्रदरहुड है जून 2025 के अंदर जो है वो ये कहा गया था दोबारा से कि हम लोग इसका जो है वो इनेकाद करेंगे, और अब वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी हैं। कतर इसके अंदर शिरकत कर रहेगी, बहुत बड़ी खबर है। और एक पैगाम भी है कि कतर के साथ ही तमाम तर ममालिक जो हैं वो इस वक्त खड़े हुए हैं, उसके मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो खड़े हुए हैं। और ये एक वाज़ेह पैगाम जो है वो दिया जाएगा मगरिब को, इजराइल को और अमेरिका को। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।